रॉकी रुक जाओ, रॉकी। ये दलान थी जो कब से उस छोटे से कुत्ते के पीछे पीछे घूम रही थी, जिसे वो जख्मी हालत में लेकर आई थी। क्या शैतानियाँ कर रहे थे मेरे साथ, गंदे बच्चे। दलान ने उसे डपटा और उठाकर अपनी गोद में बिठाया। जेहान कब से उन दोनों की हरकतें मुलाहिजा फरमा रहा था। आखिर उसकी ज़बान में खुजली शुरू हुई। गंदे बच्चे, दलान बोली। कुत्ते के बच्चे, जेहान बोला। दफ़ा हो तुम यहाँ से, निकारा इंसान। दलान ने बोतल उठाकर उसे मारी, जिसे जेहान ने बर वक्त कैच किया। हाँ हाँ, तुम बड़ी काम की हो ना, जैसे हर कोई जहेज़ में ज़रूरत का सामान लेकर जाता है, और तुम पहली होगी जो जहेज़ में कुत्ता लेकर जाओगी। जेहान हंसते हुए बोला। मनहूस जलील आदमी, अपना मुंह बंद रखो, और इसका नाम रॉकी है, समझे। दलान उस पर चीखी थी। वैसे दलान, एक बात है, इसके साथ रह रहकर तुम्हारी शक्ल इसके जैसी होती जा रही है। जेहान की ज़बान में फिर खुजली हुई। भाई भाई देखिए, ये मुझे कब से तंग कर रहा है। दलान ने बरान को बोला, जो सीढ़ियाँ अबूर करता उन्हीं की तरफ आया था। बरान ने जेहान को आंखें दिखाई, जिसके जवाब में जेहान ने आंख दबाई। बरान ने उसे 5 उंगलियां दिखाई। जेहान बच्चों की तरह होंठ बाहर निकाल कर बैठ गया, जिसे बरान ने सिरे से नज़रअंदाज किया। बरान के हिसार में ही दलान ने मुस्कुराते हुए बरान को देखा, तो बरान ने भी मुस्कुराते हुए उसके सर पर लब रखे। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे। बरान ने उसे दुआ दी। इसका तो नसीब अच्छा ही है भाई, नसीब तो उस बेचारे का फूटा है। जेहान ने शरारत से कहा कि बरान ने बेसाख्ता जूता उतारते जेहान की तरफ फेंका, जो उसकी कमर में लगते लगते बचा। उल्लू के पट्टे, तेरी आवाज़ ना निकले अब। बरान ने उसे खबरदार किया ही था कि जहान बरान की तरफ से रुख मोड़ता, ठुमके लगाता, उसे चुराने लगा। बरान ने दूसरा जूता उतारते उसकी तरफ फेंका, जिससे एक तरफ होते जहान बचा। जहान ने बरान के दोनों जूते समेटे और दौड़ लगा दी। साले डिजिटल हिजड़े, रुक तू ज़रा, बताता हूँ मैं तुझे। बेचारा बरान नंगे पैर अपनी बहन को अपने हिसार में लिए खड़ा रहा। सुल्तान हवेली में जहाँ कुछ देर पहले परेशानी का आलम था, अब वहाँ फिर से खुशियाँ चहका रही थी। हातिम और बलाज कुछ देर पहले ही सुल्तान हवेली पहुँचे थे। आयशा सुल्तान जल्दी से आगे बढ़ती हातिम को गले से लगा गई। तुम्हें ज़रा तरस नहीं आता बूढ़े माँ बाप पे? आयशा सुल्तान ने शिकवा किया। मुझे माफ़ कर दे मम्मा। हातिम ने माफ़ी मांगी। शहरोज साहब भी आगे बढ़ते उसे गले से लगा गए। माँ बाप की मोहब्बत की यही तो ख़ास बात होती है। हातिम आगे बढ़ता अब्बा हजूर के गले से लगा, तो अब्बा हजूर ने बेसाख्ता उसका माथा चूमा। चलो अब जाओ और अपनी बहन से मिलो, रात से परेशान है। शहरोज साहब उसकी पीठ थपकते हुए बोले। हातिम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और ऊपर का रुख किया। मरियम के कमरे के दरवाजे के बाहर उसके कदम रुके। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ लर्जने लगा। हिम्मत जमा करते उसने दरवाजे पर हाथ रखा और उसे धकेला। सामने मरियम परेशानी से चक्कर काट रही थी। जंगली बिल्ली, हातिम ने उसे आवाज़ दी। मरियम उसकी आवाज़ पर झटके से मुड़ी और हैरानगी से उसे देखने लगी। हातिम, मरियम भागकर उसके गले से लगी थी। हातिम ने ज़ोर से उसे खुद में भींचा था। मेरी प्यारी बहन, मेरी जान। हातिम उससे खुद में भींचे बोला। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम सबको परेशान कर दिया। मरियम उससे अलग होते हुए बोली। हातिम महज मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान तल्ख थी। मरियम के दिल को कुछ हुआ। हातिम ने आंख उठाकर उसे देखा और कुछ देर उसे यूं ही देखने के बाद उसने फिर नरमी से उसे गले से लगाया। तुम सिर्फ मेरी बहन हो, समझी? अगर तुमने उस मनहूस आदमी को भाई बोला तो फिर देखना तुम। मरियम उसकी बात पर बेसाख्ता हंसती। हाँ हाँ, मैं सिर्फ हातिम सुल्तान की बहन हूँ। खुश? मरियम मुस्कुराकर बोली। हातिम ने उसे अपने हसार में लिया और दोनों नीचे की जानिब बढ़ गए। कारा भी मेंशन में उस वक्त हू का आलम था। सारी खवातीन इधर उधर भाग दौड़ में लगी हुई थी। कल निकाह का फंक्शन था और लड़कियों के लिए निकाह के जोड़े भिजवाने थे। रुबाब बेगम और फातिमा बेगम दोनों ने मुलाजमाओं के साथ मिलकर सारा सामान खूबसूरती से पैक किया था। समीना, जल्दी से जाओ और इन निकम्मों को बुला कर लाओ, फातिमा बेगम ने मुलाजमा को बोला। कुछ ही देर बाद बरान और जेहान नीचे आते दिखाई दिए। उनके बाद अहमद और मुराद भी नीचे आए तो रुबाब बेगम बोली, चलो लड़कों, शाबाश, ये सारा सामान उठाओ और शराफत के साथ इसे सुल्तान हवेली पहुंचाओ, और मुझे अब कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। रुबाब बेगम ने उन्हें हुक्म सादिर किया। क्या यार मम्मा, हम कोई मुलाजिम है उनके? आप ये सब मुलाजमों के हाथ भी तो भिजवा सकती थी ना। जेहान दुहाई देते हुए बोला। इसीलिए तो बुलाया तुम्हें जेहान। रुबाब बेगम तीखे लहजे में बोली कि बेसाख्ता सब ने अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी हंसी छुपाई, जबकि जेहान का चलता मुंह बंद हुआ।
बेचारा जहान। बेचारा? बिल्कुल भी नहीं। जी मम्मा, आप बेफिक्र हो जाएं, हम अभी जाकर ये सब दे आते हैं। बरहान अपनी माँ को हसार में लेते हुए बोला। रुबाब बेगम ने बेसाख्ता बरहान के गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। बरहान, तुम खुश हो ना? रुबाब बेगम ने किसी खदशे के पेशे नज़र पूछा तो बरहान ने बेसाख्ता गर्दन इस बात में लाई। अब कौन जानता था कि बरहान के दिल में नफ़रत की आग भड़क उठी है। नफ़रत? हाँ नफ़रत। इंतकाम? हाँ इंतकाम। और अंजाम? इश्क? ज़रूरी नहीं। नफ़रत की कोई वजह भी नहीं। ऐसे तो फिर मोहब्बत की भी वजह नहीं। मोहब्बत वजह थोड़ी मांगती है। और नफ़रत? नफ़रत बेवजह नहीं होती। अगर हो जाए तो वो नफ़रत नहीं, हसरत होती है। और हसरतें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। फरहान की गाड़ी सुल्तान हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुई। उसने गाड़ी से निकलते अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। वो लाउंज में पहुंचा तो सबकी बेसाख्ता नज़र उस पर उठी। अस्सलाम वालेकुम। फरहान ने सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सब ने जवाब दिया। फरहान की नज़र सीढ़ियाँ उतरते हातिम और मरियम पर पड़ी। उन दोनों के कदम भी वहीं रुके थे। फरहान ने मोहब्बत और हसरत से मरियम को देखा। हातिम ने उसकी आंखों में झांका तो उसके दिल को कुछ हुआ। मरियम हातिम की हसार में थी। सबकी नज़रें उनको ही देख रही थी कि बेसाख्ता आयशा सुल्तान और शहरोज साहब अपनी जगह से खड़े हुए। आयशा सुल्तान फरहान के पास जाती उसे गले से लगा गई। तुम भी मेरे बेटे हो फरहान, आयशा सुल्तान ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो फरहान नम आंखों से मुस्कुरा दिया और मरियम की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें भी नम थी। शहरोज साहब ने आगे बढ़ते मरियम के शाने पर हाथ रखा और बोले, जाओ बेटा, भाई के गले लगो। शहरोज साहब ने उसे प्यार से कहा। मरियम ने बेसाख्ता हातिम को देखा जिसने नज़रों से मस्बत जवाब दिया। उससे इशारा मिलने की देर थी। मरियम भागकर फरहान के गले से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। फरहान ने सख्ती से उसे खुद में भींचा। उसकी आंखों से भी गर्म स्याल बह निकले थे। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले से लगे रोते रहे। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका था। अपने हान को माफ़ कर दो। फरहान ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते कहा तो मरियम ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपनी एक बहन खो चुका हूँ, अब तुम्हें खोने की सकत नहीं रखता। वो दोबारा से उसे खुद में भींचे रोने लगा। वहाँ बैठे हर शख्स की आंखें नम हुई। हातिम ने आगे बढ़ते फरहान को गले से लगाया। मुझे माफ़ कर दो। हातिम ने माजरत की। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात। फरहान ने मोहब्बत से जवाब दिया। इसके बाद बलाज ने आगे बढ़ते फरहान को गले लगाया और फिर हनान ने। सब लोगों की आंखें नम हुई थी। सब खुशी से इस मंजर को देख रहे थे। वो सब फरहान और मरियम को लेकर सोफ़ों की जानिब बढ़े और उनको बिठाते खुद भी बैठे। अब चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। कारा बे मैंशन से वो चारों लड़के सामान लेकर सुल्तान हवेली पहुंचे थे। मगरिब का वक्त हो रहा था। वो लोग गाड़ी से निकले और सामान निकालते मुलाजमीन के हाथ अंदर भिजवाया और फिर खुद अंदर के जानिब कदम बढ़े। अस्सलाम वालेकुम, उन चारों ने लाउंज में कदम रखते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सब ने उनके सलाम का जवाब दिया। बरहान की नज़र बेसाख्ता मरियम पर पड़ी जो आयशा सुल्तान के साथ जुड़ कर बैठी थी। उसका दिल गुदगुदाने लगा और फिर उसने अपनी नज़रों का जाविया बदला। दूसरी तरफ जहान आंखें फाड़े महीन को घूर रहा था जबकि हनान का बस न चला कि उठकर जहान की आंखें उल्टी कर दे। महापारा मुराद को देखते उठकर अंदर चले गए। मुराद ने शिद्दत से महसूस किया था और अहमद, उसमें हिम्मत ही ना हुई कि मिशल को एक नज़र देख ले। बलाज और ईसा ने उनको खैर मुकद्दम किया तो वो चारों आगे बढ़ते बारी बारी बड़ों से मिलते सोफ़ों पर बड़ा जमान हुए थे। फरहान और मुराद की नज़रों का मिलाप हुआ तो दोनों मुस्कुरा दिए। जहान की हिम्मत को सलाम, जो हनान की खचार में बैठा उसी की बहन को नज़रों से निगलने का इरादा रखता था। हनान के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हुआ तो वो जहान के कान में फनकारा। तमीज़ से, बहन है मेरी। हनान दबे दबे गुस्से से बोला। मेरी तो नहीं है ना? जहान हनूस बेशर्मी से उसे देखते हुए बोला तो हनान महज मुठियाँ भींच कर रह गया। चलो अहमद, फिर चलते हैं। अभी उनको बैठे 5 मिनट भी ना हुए थे कि बरहान बोल पड़ा। अरे बेटा, ऐसे कैसे? चाय तो पी कर जाओ। रुदाबा सुल्तान मोहब्बत से बोली। बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन अभी बहुत काम पड़ा है। बरहान ने माजरत की। चलो फिर, ये लड़के भी तुम्हारे साथ ही निकलेंगे, बच्चियों के जोड़े भिजवाने थे। रुदाबा सुल्तान बोली। अरे आंटी, इनको तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? हम जा तो रहे, हमारे हाथ ही भिजवा दे। जहान अपनी बेवकूफ़ाना समझदारी का सबूत देते हुए बोला। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आयशा सुल्तान बोली।
अरे आंटी, आप किसको इखला के हाथ सिखा रही हैं? मुराद ने तंज किया तो जेहान तन पन करता ये जा वो जा। जेहान के जाते ही वो तीनों भी अलविदाई कलमात कहते वहाँ से चले गए। आयशा सुल्तान और रुदाबा सुल्तान ने ईसा मूसा और हातिम को सामान देकर कारा भी मेंशन भेजा। वो तीनों लाचार चुपचाप बगैर किसी चूं चरा के सामान लेकर हवेली से निकले। वो चारों कारा में मेंशन पहुंचे तो उनके पीछे ही ईसा मूसा और हातिम भी पहुंचे थे। वो चारों गाड़ी से निकले और उनकी गाड़ियों की तरफ बढ़े और सामान निकलवाने में उनकी मदद करने लगे। सामान डिग्गी से निकलवाते, मुलाजमीन के हवाले करते, अंदर भिजवाया और खुद भी अंदर की जानिब बढ़े। वो लोग अंदर पहुंचे तो लाउंज में दादाजी, रुबाब बेगम और दानीन मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, उन सब ने सलाम किया। अरे माशाल्लाह, आओ आओ मेरे बच्चों, दाद जी ने मोहब्बत से जवाब दिया। वो तीनों बारी बारी दाद जी से मिलते सोफे पर बैठे। दानीन अपनी जगह से खड़ी होती जाने के लिए मुड़ी कि उस खड़ूस से नज़रों का मिलाप हुआ। हातिम के दिल में शोर उठा जबकि दानीन उससे नज़रें चुराती अंदर की जानिब बढ़ गए। और भाई क्या हो रहा है आजकल? अब्बा हजूर ने इस्तफसार किया। बस वही मसरूफ़ ज़िंदगी अब्बा हजूर, हातिम ने जवाब दिया। वो लोग उसी खुशगपियों में मगन थे कि अचानक रॉकी ने अपने कदम वहाँ जलवा अफरोज़ फरमाए और जेहान की गोद में चढ़कर बैठ गया। जेहान ने उसे हकारत से देखा। परा हो मनहूस कुत्ते, जेहान ने उसे धक्के देते हुए बोला, मगर वो था कि अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। अरे ये तो वही कुत्ता है, ईसा ने दिल में सोचा। वो अपनी जगह से उठा और जेहान की गोद से रॉकी को उठाते अपने सामने किया कि बेसाख्ता कुत्ता उस पर भौंकने लगा। इस अचानक अवताद पर ईसा के हाथ से वो छूटते फर्श पर गिरा और दोबारा से ईसा पर भौंकने लगा। ईसा डर के मारे जेहान के पीछे छुपा। ओए इसको दूर कर, ईसा बोला तो सब दिलचस्पी से उसे देखने लगे। लानत है ओए तेरे फाइटर होने पे, जेहान उसके कान में पुनकारा। चुप कर और दूर कर इसे, ईसा डरते डरते बोला। दलान दलान, रुबाब बेगम ने उसे आवाज़ दी। जी मम्मा। दलान जो किचन में रॉकी के लिए कुछ खाने को बना रही थी, आवाज़ सुनते बाहर आई और सामने रॉकी को भौंकते देख उसकी तरफ बढ़ी। अरे अरे अरे, क्या हुआ? चीख क्यों रहे हो? दलान उसे गोद में उठाते हुए प्यार से पूछने लगी। इतनी इज्जत ना दो इसको, कुत्ता है ये और चीखता नहीं भौंकता है। जेहान की ज़बान में खुजली हुई तो वो बोले बिना न रह सका। दलान ने उसे आंखें दिखाई जबकि ईसा की नज़र उसी पर जमी थी जिसे बरहान ने बखूबी नोट किया। दलान की नज़र बेसाख्ता उठी और ईसा की नज़रों से मिली। वो जल्दी से नज़रों का जाविया बदलती अंदर की जानिब बढ़ी। इसके बाद वो लोग कुछ देर बैठे रहे और माजरत करते हवेली के लिए निकले। शहर पर रात काबिज होती पूरे शहर की रौनक को अपने कब्जे में लेती। अंधेर में रुबा चुकी थी। रात के 11 बज रहे थे जिस वक्त फरहान सुल्तान हवेली से अब अपने घर जा रहा था। उसका बहुत दिल था मरियम को अपने साथ लेकर आने का, मगर मरियम ने फिलवक्त के लिए उससे माजरत कर ली तो वो चुपचाप वहाँ से निकल आया। तुम्हें भी अब शादी के बारे में सोचना चाहिए फरहान, खैर से शादी के काबिल हो गए हो। फरहान के दिमाग में रुदाबा सुल्तान की बात आई तो बेसाख्ता उसके चेहरे को एक दिल फरेब मुस्कुराहट ने छुआ। वो उसी असना में गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि उसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने फ़ोन सामने किया तो किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। इतनी रात को किसकी कॉल है? फरहान खुद कलामी करते फ़ोन को यस करते कान के साथ लगा गया। हेलो, कौन? फरहान बोला। कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ से पूछा गया। कौन आप? मिस हीर। फरहान ने जानी पहचानी आवाज़ पर दिमाग पर जोर दिया और फ़ौरन उसके दिमाग में हीर क्लिक हुई। सर 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 प्लीज़ मुझे बचा ले सर, ये लोग। हीर इतना ही बोल पाई थी कि फ़ोन कट गया। हीर हीर, फरहान ने दोबारा नंबर मिलाया मगर फ़ोन बंद हो चुका था। वो पागलों की तरह ड्राइव करता न जाने किस सिमत में जा रहा था। उसने जल्दी से ऑफिस मैनेजमेंट के हेड को फ़ोन किया। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। हाँ महमूद, जल्दी मेरी बात सुनो, मुझे अभी और इसी वक्त मिस हीर आफंदी के घर का एड्रेस भेजो, जल्दी करो। फरहान ऊंची आवाज़ में मुकाबिल से बोला। जी सर, मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ, दूसरी जानिब से कहा गया। जल्दी, फरहान ने कहते फ़ोन बंद किया और गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाई। पीछे से आती गार्ड्स की गाड़ी उसके पास रुकी। सर सब ठीक है ना? उसका ख़ास आदमी गाड़ी से निकला और उससे पूछने लगा। नहीं, मुझे अभी किसी की मदद के लिए जाना है, तुम लोग मेरे साथ चलोगे और मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। फरहान ने उनको ताकीद की तो वो लोग इस्पात में सर हिलाते गाड़ी में सवार हुए। वो तकरीबन 5 गार्ड से। फरहान इतना तो समझ चुका था कि हीर उन्हीं लोगों की वजह से मुसीबत में है जो लोग उस दिन उसके पीछे थे। उसके दिमाग ने तेज़ी से काम किया और जल्दी से उसने मोबाइल सामने करते मुराद का नंबर मिलाया और मोबाइल को कान के साथ लगाया।
मुराद उस वक्त अपने कमरे में आम से हुलिये में मौजूद बेड पर बैठा अपनी ईमेल्स चेक कर रहा था कि उसके मोबाइल पर फरहान की कॉल आई। हेलो, उसने फ़ोन उठाते कहा। मुराद, कहाँ हो तुम इस वक्त? फरहान ने आवाज़ बाख्तगी से पूछा। क्यों, क्या हुआ, सब खैरियत है? मुराद सीधे होते परेशानी से पूछने लगा। एक मसला हो गया, मैं अभी तुझे कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं तुझे अभी एक एड्रेस भेजता हूँ, तू जल्दी से वहाँ पहुँच। फरहान ने कहते फ़ोन काटा। मुराद जल्दी से अपनी जगह से उठा, मोबाइल, गाड़ी की चाबी और अपनी गन उठाता कमरे से बाहर निकला। तकरीबन 5 मिनट के बाद फरहान के मोबाइल पर बिप हुई। उसके मोबाइल पर हीर के घर का एड्रेस भेजा गया था। उसने एक पल की देरी किए बगैर गाड़ी जन से उस लोकेशन की तरफ भगा दी। आधे घंटे का रास्ता उसने 15 मिनट में तय किया था। वो अब मोबाइल में मौजूद एड्रेस के बाहर खड़े थे। वो एक दरमियाने तर्ज का मकान था। फरहान ने देखा तो 2 गाड़ियाँ, जिनमें से एक गाड़ी वहाँ से निकल गई थी जबकि दूसरी अभी भी वहीं खड़ी थी। फरहान आहिस्ती से गाड़ी से निकला और गार्ड्स को इशारा किया तो वो भी बाहर निकले। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते घर के अंदर बढ़ने लगे। दाखिली दरवाजे पर एक आदमी पहरा दे रहा था मगर उसका रुख अंदर की जानिब था। फरहान ने मौके का फ़ायदा उठाते जल्दी से आगे बढ़ते उसके मुँह पर सख्ती से हाथ रखा और उसकी गर्दन के एक ख़ास मकाम पर कूहनी मारी जिससे वो बेहोश हुआ था। घर के अंदर 4 लोग हाथों में गन्स लिए हीर के सर पर खड़े थे, जो फर्श पर मुस्तफ़ा को खुद में छुपाए बैठी थी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान वाज़ेह था और होंठ से खून बह रहा था जबकि एक शख्स उसके सामने सोफे पर बैठा मुंह में पान रखे चबा रहा था। बहुत होशियार बन रही थी। हाँ, अब तो वो साला बुढ़ा भी मर गया, अब कौन बचाएगा तुझे हमारे सरदार साईं से? वो आदमी जाहिलियत से बोला। आया तुम्हारा सरदार मेरी जूती पर, मैं थूकती भी नहीं उस पर। हीर हकारत से बोली। अभी वो शख्स कुछ बोलता कि फरहान वहाँ दाखिल हुआ। हिलना भी मत। फरहान हाथ में गन ताने उन्हें वार्न करते हुए बोला कि बेसाख्ता उन सब की हंसी छूटी। तो ये है तेरा आशिक जिसको फ़ोन मिला रही थी तू? वो आदमी हंसते हुए बोला। वो लोग हंसते हंसते बेखबर हुए और यही तो फरहान चाहता था। अचानक फरहान के गार्ड्स वहाँ दाखिल हुआ और उन सब आदमियों के बाजुओं का निशाना लेते फायर किया। फरहान ने जल्दी से आगे बढ़ते हीर को फर्श से उठाते अपने पीछे किया और मुस्तफ़ा को अपनी गोद में उठाया। ये तूने ठीक नहीं किया, वो आदमी दर्द से बोला। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इतने में मुराद अपनी नफरी लेता वहाँ दाखिल हुआ और वार्न करते हुए बोला। वो लोग अपनी जगह पत्थर हुए थे। डालो इनको गाड़ी में। SHO, फरहान ने उन आदमियों की तरफ देखते हुक्म सादिर किया। जी सर। SHO कांस्टेबल के साथ उन आदमियों को उठाते बाहर की जानिब ले गया। तुमने गलत इंसान पर हाथ डाला है, वो आदमी जाते जाते मुराद को धमकी देना ना भूला। अबे हट। मुराद सर को आगे झटका देते हुए बोला। मुराद ने सुख का सांस लिया। मुस्तफ़ा ने अपने मासूम सा चेहरा फरहान की गर्दन से निकालते उसकी आंखों में देखा। अंकल, आप आ गए? मुस्तफ़ा ने पूछा। हाँ, मैं आ गया हूँ, अब आपने डरना नहीं है, फरहान प्यार से कहते उसे मुराद के हवाले कर गया और खुद हीर की तरफ मुतवज्जो हुआ जो रोने का शुगल लगाए हुए थी। मिस हीर, बस करे, खुदा का शुक्र अदा करे कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, फरहान ने उसे नरमी से समझाया। तो हीर ने अपनी आप चश्म आंखें उठाकर फरहान की आंखों में देखा और वो उसके सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो दी। फरहान साकित हुआ था। उसके लिए ये एहसास नया था, बिल्कुल नया। मोहब्बत ने दिल पर पहली दस्तक दी थी। फरहान ने उसके गिर्द बाजू हायल नहीं किए थे, बस उसने खामोशी से उसे रोने दिया। तो ये था आज का एपिसोड और कुछ ना कुछ तो ड्रामेटिक है इसमें। और यार ये थोड़ा वो डिशन 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 टाइप वाला नावल है कि कुछ यहाँ पर हीरो आ रहा। तमिल मूवीज़ देखते हो ना तुम लोग, तो समझ लो कि तमिल मूवी देख रहे हो तुम लोग। कोई उसमें जो होता है ना हीरो, और हीरो जो भी चाहता है ना सब कुछ वैसा उसके अकॉर्डिंग होने लग जाता है। और उसमें हीरोइन जो होती है वो ऐसे ही होती है। यार बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है मुझे। अच्छा नावल है, नावल बुरा नहीं है, बस स्टाइल थोड़ा सा उसका अलग है। थोड़ा होता है ना स्टाइल, हर राइटर का अपना टेस्ट होता है, हर राइटर का अपना वो क्या कहते हैं कि राइटिंग स्टाइल होता है। तो इनका राइटिंग स्टाइल ऐसा है। और लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ये चाहते नहीं है कि अगर हम लोग किसी बात पर कर रहे हैं या तनकीद कर रहे होते हैं तो इट डज़न्ट मीन कि हम उनके राइटिंग स्टाइल को पसंद नहीं कर रहे होते। हमारा मकसद ये होता है कि वो और अच्छा लिखे।
और ख़ैर इसमें जिहान का जो करैक्टर है वो बहुत मज़े का और फ़नी है, मतलब उसके जितने भी डायलॉग्स और वो सारे आते हैं, मतलब दिल से वो ऐसे लिखे हुए लग रहे होते हैं ना कि वो हँसी आ रही होती है। बहुत मज़े का होता है वो जब कहता है कुत्ते के साथ तुम ऐसे कर रही हो, तो वो वाला मज़े का उसका था। और जो वो बरहान और जिहान आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर वो हनान वाला जो सीन होता है, तो वो जाते हैं उनको, तो वो कहता है कि वो मेरी बहन है ऐसे में, तो कहता है मेरी तो नहीं है ना। तो कुछ कुछ डायलॉग्स बहुत मतलब फ़नी हो ना नॉवल, तो आपका थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाता है। नॉवल पढ़ते हुए आप थोड़ा इंजॉय करते हो, अगर बोरिंग हो ना तो आप फेड अप होने लग जाते हो, समटाइम्स ऐसे हो जाता है। तो होपफुली कि आप लोगों को इसकी आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।